ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हम कहते हैं हर साल बढ़ती ही जाएगी, आने वाले सालों में ठंड भी बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी। इंसानों की कितनी भूमिका है इसको बढ़ाने में? पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हुई हैं, ये हमारा कहना नहीं, ये जो वेल रिसर्च ऑलरेडी ग्लोबल रिसर्च हो रखी है, उसका ये मानना है कि जो करंट स्पेल ऑफ वार्मिंग है, ये इसमें एंथ्रोपोजेनिक पार्ट यानी कि ह्यूमन जो पार्ट है वो एक मेजर पार्ट है जी। ये चीज़ तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि इसमें हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या हमारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है, वो एक मेजर पार्ट इस चीज़ का ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं फसलों का भी जिक्र हो रहा है, फसलें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। व्हीकल पोल्यूशन की बात करें, हाँ जी, वॉर पोल्यूशन की बात करें, वो सब इन्वॉल्व है इसमें। सब इन्वॉल्व है, यानी कि अकेला स्टबल बर्निंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट एटमॉस्फेयर से खींच रहा था वो कम भी हो गया, तो वो भी एक कारण है। व्हीकलर जो गाड़ियां हैं उनका पोल्यूशन होना, व्हीकल पोल्यूशन होना, थर्मल पावर प्लांट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होना, एक मेजर कारण हमारा बायोमास का कम होना, मतलब जैसे अगर हम पेड़ काटते हैं उनके कारण भी हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन का बढ़ना, ये सब चीज़ें कई कारण हैं कि हमारे जो रहन सहन है उसका गर्मी इंक्रीज़ करने में। अब एसी है, हमारे रूम को तो ठंडा करते हैं पर बाहर वो हीट फेंकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वहीं पे अगर डेजर्ट कूलर ले लें, डेजर्ट कूलर पानी की खपत ज़रूर करता है पर वो हीट नहीं बाहर फेंकता। सो गर्मी बार बार ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ 'ਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਨਾਵਟੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ मौसम विभाग चंडीगढ़ के विज्ञानी शविंदर सिंह उन्होंने नाल। सो शविंदर जी, सबसे पहले शुरुआत यहीं से, ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हम कहते हैं हर साल बढ़ती ही जाएगी, आने वाले सालों में ठंड भी बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी। इंसानों की कितनी भूमिका है इसको बढ़ाने में? देखिए, ये चीज़ तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ये जो गर्मी, जैसे हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये गर्म और ठंडा होता रहा है। ये मैं पिछले 10 साल या पिछले 100 साल की बात नहीं कर रहा, ये कई सालों से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक नेचर का साइकिल रहता है। जैसे हम जानते हैं आइस एजेस भी आई हैं, जिन आइस एजेस के कारण कई स्पीशीज़ जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट भी हो गई अर्थ से। एक नेचुरल साइकिल है, पर ये चीज़ एस्टेब्लिश्ड है कि जो करंट राइज है इसमें एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग का हिस्सा है। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हुई हैं, ये हमारा कहना नहीं, ये जो वेल रिसर्च ऑलरेडी ग्लोबल रिसर्च हो रखी है, उसका ये मानना है कि जो करंट स्पेल ऑफ वार्मिंग है, ये इसमें एंथ्रोपोजेनिक पार्ट यानी कि ह्यूमन जो पार्ट है वो एक मेजर पार्ट है जी। ये चीज़ तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि इसमें हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या हमारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है वो एक मेजर पार्ट इस चीज़ का ग्लोबल वार्मिंग का है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें ये ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं फसलों का भी जिक्र हो रहा है, फसलें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, स्टबल बर्निंग। देखिए, ये एग्जैक्ट क्या है, ये एक रिसर्च का विषय रहता है। इस चीज़ में R&D चल रही है अभी इस पे। देखिए, हमारा एज IMD इस चीज़ पे फोकस नहीं करता है। जैसे हम IMD का क्लियर मैंडेट आपको अगर मैं बताऊं, हमारा मैंडेट सिर्फ वेदर ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्ट और जो क्लाइमेट को रिलेटेड डेटा है उसका आर्काइवल और उन चीज़ों को स्टोर करना है। जो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन एग्जैक्टली किसके, ये एक रिसर्च के विषय रहते हैं। तो इस रिसर्च के विषय में हमारा एज सच कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट हाँ, एक लेमैन के तौर पे जो हम बातें करते हैं, जैसे आप भी जानते ही होंगे, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये एक लेमैन के टर्म पे, जैसे आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो अगर ग्रीन हाउस कोई भी चीज़ स्टबल की बर्निंग की जगह हम कोई भी बायोमास बर्निंग करें, स्टबल बर्निंग ना कहें, कोई भी बायोमास बर्निंग हो रही है, चाहे पेड़ पत्ते जलाएं, चाहे कोई लकड़ी जलाता है, चाहे कोई हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है जिसके मतलब फॉरेस्ट कटता है, तो इन सब के कारण ग्रीन हाउस गैस बढ़ती हैं। ये हम सबको कॉमन नॉलेज है। बट इन चीज़ों पे पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट या दूसरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स वही लेते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है, तो उस चीज़ों पे होता है। तो एग्जैक्टली बर्निंग के कारण, बायोमास बर्निंग के कारण डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं। मतलब हम व्हीकल पोल्यूशन की बात करें, वॉर पोल्यूशन की बात करें, वो सब इन्वॉल्व है इसमें। सब इन्वॉल्व है, यानी कि अकेला स्टबल बर्निंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड
सिक्वेस्ट एटमॉस्फेयर से खींच रहा था, वो कम भी हो गया, तो वो भी एक कारण है। मतलब ये सब कारण है, क्योंकि आप एक पिन पॉइंट एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि कहीं अगर वॉर लगी हुई है, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, तो इंसानों का लॉस है, तो वैसे भी लॉस है, मौसम को भी है। नहीं एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें एग्जैक्ट कोरिलेट कर पाने एक रिसर्च का विषय रहता ठीक है। है। इस पर हम डायरेक्ट कमेंट विद कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने मेरे से पूछा स्टेबल बार्निंग का, कि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है डायरेक्ट जिसमें ऐसे आपको बता पाऊँ, बट एक कॉमन नॉलेज। दे आर द मेजर कॉज हम कह सकते हैं। हाँ, ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण है। कोई भी बायोमास बर्निंग होगी, चाहे वो पेड़ के पत्ते हों, चाहे कुछ भी हों, तो उसके कारण ग्रीन हाउस गैस मिशन बढ़ती हैं। पर इसी के साथ साथ और भी कारण हैं। व्हीकलर जो गाड़ियाँ हैं उनका पॉल्यूशन होना, व्हीकल पॉल्यूशन होना, थर्मल पावर प्लांट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो होना। एक मेजर कारण हमारा बायोमास का कम होना, मतलब जैसे अगर हम पेड़ काटते हैं उनके कारण भी हमारे जो ग्रीन हाउस गैस मिशन का बढ़ना, ये सब चीज़ें कई कारण हैं। अब एक नई चीज़ जो उठ के सामने आई है, चाइना ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, आर्टिफिशियल रेन, बनावटी बारिश, वो इसको कम करने के लिए सहायक है। इट इज़ गुड फॉर द गर्मी कम करने के लिए। अगेन मेरा सेम ही रिप्लाई है। इन जनरल नॉलेज ही पूछ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम ये सब जानते हैं कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले उसका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। देखा जाता है कॉस्ट और बेनिफिट कितना है। आप कोई भी स्टेप लेते हैं उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता है। हम ये वे करते हैं, प्लस क्या माइनस दोनों तरफ, प्लस माइनस दोनों होते हैं। हम अब जैसे किसी जगह अकाल पड़ गया है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, अकाल पड़ गया है, वहाँ बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये इसके जो बेनिफिट हैं वो कॉस्ट को ओवरले करें। बिल्कुल ठीक है। पर अब हम रेगुलर दिन टू दिन टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाएं या ना करवाएं, ये इस चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना ज़रूरी है। हो सकता है कि हम इसके लिए रेन कराएं, उसके कारण बाढ़ आ जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। अभी हम नेचर से खेल रहे हैं। अगर हम नेचर खेल रहे हैं, जब तक हम श्योर नहीं हो कि हम इतना करेंगे तो इसका इम्पैक्ट इतना होगा, तब तक कोई भी चीज़ करने का मतलब नहीं बनता। तभी इस चीज़ पे रिगरस रिसर्च चलती है, इस पे रिसर्च होती है। जैसे हमारे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, क्लाउड सीडिंग पे रिसर्च करता है। कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट होने से पहले उसके ऊपर रिसर्च होती है। यही एक साइंटिस्ट या उनका कम्युनिटी का काम होता है कि सारे फैक्ट्स को एनालाइज करके उस चीज़ पे फाइनल एक तो अभी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया, आने वाले 2-4 महीनों में कहाँ तक जाएगा टेम्परेचर? देखिए, जो 2-4 महीने की बाद 3-4, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें रहता है डिफरेंट स्केल का रहता है टाइम फोरकास्ट। हमारा जो मंथली स्केल का फोरकास्ट है उसमें अबव नॉर्मल टेम्परेचर का फोरकास्ट मई में ऑलरेडी किया हुआ था। ठीक है, वही देखा जा रहा है। अच्छा, अगर आप फर्स्ट ऑफ मई देखेंगे, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे थे। ठीक है। आप कोई लीनियर ट्रेंड इसके बारे में नहीं बात कर सकते। हो सकता है जब पिछले साल देखेंगे, पिछले साल गर्मी बहुत कम पड़ी, ठीक है, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी पर गर्मी कम थी। इस साल गर्मी ज़्यादा हो गई, तो ग्लोबल वार्मिंग तो पिछले साल भी थी और इस साल भी है। ऐसा तो है नहीं ग्लोबल वार्मिंग पिछले साल कम हो गई, इस साल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ये नहीं है कि डायरेक्ट हीट वेव से रिलेशन है। वो क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा ले आता है। किसी जगह जहाँ बारिश हल्की हल्की होती थी, वहाँ अचानक एक ही बार में सारी बारिश हो गई। बिल्कुल ठीक है ना। जहाँ पे बहुत ठंड भी ज़्यादा पड़ने लगी और ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लगी। तो ये इसमें वेरिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कि जो एक स्मूथ पैटर्न एनवायरनमेंट का होता है, उसमें केओस आना, गर्मी के कारण जिसको बोलते हैं, हीट के कारण केओस आना, केओटिक इन्वायरमेंट हो जाना, जिसमें कभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी और जब टेम्परेचर फॉल करने से बहुत ज़्यादा फॉल कर जाने। तो ये डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट स्पेल ऑफ हीट वेव ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। एक जनरल बात करें, चलो है तो वो हेल्थ का इशू आ जाता है कि प्रिकॉशनरी और हमारा खाना पीना और रहना, उसे किस तरह से ठीक रखें कि गर्मी कम लगे? देखिए, ये तो मेन ये हेल्थ पॉइंट का हेल्थ पॉइंट नहीं, सिंपल ये लेमन, मैं आपसे लेमन के तौर पे बात कर रहा हूँ। जहाँ पे मिट्टी का घर है वो गर्म नहीं होगा, जो कंक्रीट का घर होगा वो गर्म होगा। पर अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना। अब शहरों में रहना मजबूरी हो गई। अगर आप कंक्रीट के जंगल में, जिसको अर्बन हीट आइलैंड की बात कह रहे हैं, तो अगर हम वहीं गांव में शिफ्ट हो जाएं और हमारा जो नॉर्मल घर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घास के छत वाले घर हैं बात करें, तो वो हीट नहीं होते हैं। 50 साल पीछे चले जाएं आप, ये कहते हैं फॉर द लिविंग हुड। हाँ, वही बात थोड़ा बात करिए। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो रहन सहन है उसका गर्मी इंक्रीज़ करने में, अब एसी है, हमारे रूम को तो ठंडा करते हैं पर बाहर वो हीट फेंकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वहीं पे अगर डेजर्ट कूलर ले लें, तो डेजर्ट कूलर पानी की खपत ज़रूर करता है पर वो हीट नहीं बाहर फेंकता, है ना। तो वो सब चीज़ें आ रही हैं और हमारे रहन सहन पे जैसे अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हीट को हो गए हैं।
जो लोग अडाप्टेड हैं, जो चीज़ गर्मी को अडाप्टेड है, जैसे कई लोग रेगिस्तान में भी रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर, पर वो उस जगह के लिए अडाप्टेड है ना, हैबिचुअल हो गए हैं और उन्होंने वो तरीके डिवाइस कर लिए हैं कि उस गर्मी में अपने आप को कैसे बचा कर रखें। तो बस यही चीज़ है कि ह्यूमन सदियों से अडाप्ट करता आया है, इसको भी अडाप्ट करेगा। बट वही है कि हम अपने आप को बचाव के लिए क्या स्टेप्स लें, जैसे पानी हमको हाइड्रेटेड रहें, जितना गर्मी में बाहर जाने से बच सकते हैं उतना बचें। अगर बाहर जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर को ढक कर रखें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का खतरा है। छाता ले ले, सर पे कोई सूती कपड़ा रख लें, तो वो सब चीज़ लेके बाहर निकलें जिससे हम हीट वेव से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सो ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।